Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. I hope you all are fine and doing well in your life. Today we are going to talk about poetic devices and here we have 20 important devices to discuss. So सबसे पहले हम देखेंगे कि poetic devices जो है वो क्या होती हैं और पोइट इनको क्यों यूज़ करता है अपनी पोइट्री में। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। सबसे पहले देखेंगे कि पोएटिक डिवाइसेस क्या होती हैं। बेसिकली ये लिटरेरी टेक्निक्स होती हैं जिनको पोएट्स यूज़ करता है ताकि वो अपने पोएम के मीनिंग को इन्हेंस कर सके, जो साउंड पैटर्न उसने यूज़ किया उसको इन्हेंस कर सके और जिस भी इमोशंस को या फीलिंग को वो डिस्कस कर रहा है उसको इन्हेंस कर सके। तो ये सारी डिवाइसेस जितनी भी यूज़ की जाती हैं ये बेसिकली एक रिदम क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती हैं और जिस भी आइडिया पर वो एम्फोसिस करना चाह रहा होता है, ठीक है, स्ट्रेस देना चाह रहा होता है, उसको इन्हेंस करने के लिए ये यूज़ की जाती है। और कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को कन्वेस करने के लिए इन डिवाइसेस का सहारा लिया जाता है और किस तरह से जिस इमोशंस को पोइट एक्सपीरियंस कर रहा होता है जब उसने लिखा, ठीक है, तो वो चाहता है कि मेरा रीडर या मेरा लिसनर भी उन्हीं इमोशंस को जो है वो एक्सपीरियंस करे। तो वो सेम इमोशंस इवोक करना चाह रहा होता है अपने रीडर में या लिसनर में। तो ये ओवरऑल पोएम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ये सारी डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं और इन डिवाइसेस के ज़रिए किस तरह से वो एंड तक हमारी अटेंशन को होल्ड रखता है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे कि अलिट्रेशन किसे कहते हैं। द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड्स प्लेस क्लोजली टू ईच अदर। मतलब वो वर्ड्स जो तकरीबन एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, ठीक है, उन वर्ड्स के शुरू में अगर आपको रेपिटेशन मिल रही है, ठीक है, किन की, कॉन्सोनेंट साउंड्स की, तो उसको हम अलिट्रेशन कहते हैं। किस तरह से, एग्जाम्पल देखें, फिरोशियस फ्लेम फ्लिकर्ड फ्रॉम द फायर प्लेस। अब यहाँ पे इस लाइन में अगर आप देखें, सेंटेंस में देखें या इस वर्ड्स में देखें तो आपको हर वर्ड के शुरू में जो है फ साउंड मिल रही है, ठीक है ना। तो ये फ साउंड बेसिकली क्या है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है और कॉन्सोनेंट साउंड की हर वर्ड्स के शुरू में रेपिटेशन हो रही है और ये वर्ड्स है भी एक दूसरे के करीब करीब हैं, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसको अलिट्रेशन कहेंगे कि यहाँ पे पोइट ने क्या यूज़ की है, अलिट्रेशन यूज़ की हुई है। और किस तरह से जो है वो एक रिदम मिल रहा है, ठीक है। जब हम बोलते हैं ना फिरोशियस फ्लेम फ्लिकर्ड फ्रॉम द फायर प्लेस, तो इस तरह से ये पोएम, ये जो लाइन है ये इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो ये आपने याद रखना है कि कॉन्सोनेंट साउंड्स की रेपिटेशन शुरू में हो रही हो और वो वर्ड्स भी तकरीबन एक दूसरे के करीब करीब हों, तो उसी को अलिट्रेशन कहते हैं। और हमारे पास है दूसरे नंबर पे एजोनेंस। एजोनेंस किसे कहते हैं, जब वोवल साउंड्स की रेपिटेशन होती है, ठीक है, एक लाइन में या एक वर्ड्स में और वो वर्ड्स भी तकरीबन एक दूसरे के करीब करीब हों, ठीक है, तो उसको एजोनेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल अगर हम देखें, शी क्लैप्स हर हैंड्स एंड स्टैम्प्स हर फीट, तो यहाँ पे क्लैप्स में, हैंड्स में और स्टैम्प्स में आपको ए जो है वो साउंड मिल रही है, ठीक है। तो ए साउंड आपकी क्या है, वोवल साउंड है और ये साउंड्स कहाँ पे आ रही है, वर्ड्स के बिल्कुल दरमियान में आ रही है, ठीक है। तो इसलिए, और यहाँ पे हर में देखें या इस हर में देखें, ठीक है, फीट में देखें तो आपको ई साउंड नज़र आ रही है और ई साउंड भी आपको पता है क्या है, वोवल साउंड है। तो वोवल साउंड्स की जो रेपिटेशन हो रही है कहाँ पे हो रही है, बिल्कुल वर्ड्स के दरमियान में हो रही है। थर्ड नंबर पे हमारे पास एक कॉन्सोनेंट्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स विद इन और एट द एंड ऑफ द वर्ड्स, वर्ड्स के एंड पे या वर्ड्स के दरमियान में अगर कॉन्सोनेंट साउंड्स के आपको रेपिटेशन मिल रही है, ठीक है, तो उसको कॉन्सोनेंट्स कहेंगे, ठीक है। और कॉन्सोनेंट्स अलिट्रेशन इससे किस तरह से डिफरेंट है, सिर्फ इस चीज़ का डिफरेंस है कि कॉन्सोनेंट साउंड जो अलिट्रेशन में आती है वो वर्ड्स के बिगनिंग में आती है, लेकिन कॉन्सोनेंट्स में कॉन्सोनेंट साउंड्स की जो रेपिटेशन आ रही होती है वो वर्ड्स के एंड पे या दरमियान में आ रही होती है। यही डिफरेंस होता है अलिट्रेशन में और कॉन्सोनेंट्स। यहाँ पे एग्जांपल देखें, द लम्पी एंड बम्पी रोड वॉज रफ एंड टफ टू वॉक ऑन। तो यहाँ पे वर्ड है लम्पी एंड बम्पी, तो इसमें एम साउंड, फिर एम साउंड, पी साउंड, फिर पी साउंड, तो ये दोनों क्या साउंड्स हैं, एम और पी साउंड, फिर दूसरे वर्ड में एम और पी साउंड, ये आपकी कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, दरमियान में आ रही हैं, एंड पे तकरीबन करके आ रही है, ठीक है, पी साउंड। उसके बाद है रोड में ड साउंड और फिर एंड में ड साउंड, एंड पे आ रही है कॉन्सोनेंट साउंड्स की रेपिटेशन। फिर रफ में और टफ में एंड पे आपको फ की साउंड नज़र आ रही है जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है। तो इस तरह से अगर कॉन्सोनेंट साउंड्स की रेपिटेशन हो रही है, ठीक है, और वो भी वर्ड्स के एंड पे या दरमियान में, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कॉन्सोनेंट्स कहेंगे। एल्यूजन किसे कहते हैं, एल्यूजन बेसिकली अ ब्रीफ रेफरेंस टू अ पर्सन, इवेंट और अ प्लेस,
ठीक है, और टू आर वर्क ऑफ आर्ट, मतलब कि जब आप रेफरेंस यूज़ करते हो किसी भी पर्सन का, ठीक है, इवेंट का या प्लेस का या किसी भी वर्क ऑफ आर्ट का, मतलब कि मतलब ये सारी चीज़ों का जब आप रेफरेंस देते हो अपनी मौजूदा सिचुएशन के लिए, आप इन सारी चीज़ों का रेफरेंस यूज़ करते हो तो उसको आप क्या कहते हो, उसको आप एल्यूजन कहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे और ये आपने याद रखना है कि एल्यूजन का मतलब जो रेफरेंस उसने दिया है, जो एल्यूजन उसने यूज़ किया है, वो हो सकता है कि रियल और हो सकता है कि अनरियल हो, ठीक है। मतलब कि बहुत से करेक्टर्स हैं जो आपको मिलते हैं, लिटरेचर में भी मिलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो वो सारे करेक्टर ही रियल नहीं होते, बहुत से करेक्टर अनरियल भी होते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि जो भी रेफरेंस दिया जा रहा है वो चाहे किसी इवेंट का हो, पर्सन का हो, प्लेस का हो या किसी भी वर्क ऑफ आर्ट का हो, तो वो आपका रियल भी हो सकता है और अनरियल भी हो सकता है। जैसे चॉकलेट केक इज़ माई एक्लीज हील, तो यहाँ पे वो कह रहा है चॉकलेट केक जो है वो मेरी कमज़ोरी है। तो जब आप एक्लीज हील पढ़ते हो तो आप थोड़ा सा ग्रीक माइथोलॉजिकल हीरो है एक एक्लीज जिसका नाम है, ठीक है। तो उसकी हील जो थी वो उसकी कमज़ोरी थी, ठीक है ना, और ये बहुत फेमस कैरेक्टर था, ये हीरो था। तो उस का रेफरेंस यूज़ करके उसने अपनी बात को कन्वे किया है कि चॉकलेट केक किस तरह से मेरी कमज़ोरी थी। इस नंबर पे हमारे पास है एनाफोरा, द रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेस एट बिगनिंग ऑफ क्लोजेज एंड सेंटेंसेस टू एम्फसाइज कॉन्सेप्ट्स थ्रू रेपिटेशंस। अब वो पोइट यहाँ पे क्या करता है कि कुछ कॉन्सेप्ट्स को पे एम्फसाइज करने के लिए, ठीक है, रेपिटिशंस के लिए वो वर्ड्स को और फ्रेजेस को रिपीट करता है। कहाँ पे? वर्ड्स और क्लोजेस के बिल्कुल शुरू में, ठीक है। तो बेसिकली वो अपने आइडिया पे फोकस करना चाह रहा होता है, उसको एम्फसाइज करना चाह रहा होता है, इसलिए वो सेम वर्ड्स जो है या सेम फ्रेज़ आपको नेक्स्ट सेंटेंस में, ठीक है, आपको रिपीट करेगा, ठीक है, उसकी रेपिटेशन आपको मिलेगी। जैसे एग्जांपल देखें, इट वाज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वाज द वर्स्ट ऑफ टाइम, इट वाज द एज ऑफ विजडम एंड इट वाज द एज ऑफ फुलिशनेस। अब यहाँ पे देखें, इट वाज द, फिर इट वाज द, इट वाज द एंड इट वाज द, ये वर्ड्स हैं, ठीक है ना, जो आपको क्लॉजेज या सेंटेंसेस के शुरू में मिल रहे हैं और ये सेम मतलब के हैं, मतलब कि रेपिटिशन हो रही है, ठीक है। तो इसी रेपिटिशन को क्या कहते हैं? एनाफोरा कहते हैं। और ये क्यों यूज़ किया जाता है? ताकि उस बेसिक कॉन्सेप्ट पे, ठीक है, एम्फसाइज किया जा सके रेपिटिशंस के ज़रिए। तो सेंटेंस के शुरू में जो वर्ड्स की रेपिटिशन होगी ना या फ्रेजेस की, उसको एनाफोरा कहते हैं। 6 नंबर पे हमारे पास है and the ordered pattern of words at the line at the end of lines of a poem की जो लाइंस हैं उनके एंड पे आपको वर्ड्स का एक पैटर्न नज़र आता है, उनकी जो है वो साउंड के लिहाज से, ठीक है, उसी पैटर्न को राइमिंग स्कीम कहते हैं। एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो वर्सेस के एंड वाले जो वर्ड्स हैं, पहली वर्ड्स, दूसरी, तीसरी, चौथी, और इनके एंड वाले वर्ड्स अगर आप देखें तो इनके एंड वाले वर्ड्स की जो एंड वाली साउंड है वो आपस में राइम कर रही है, स्टार एंड आ, हाई एंड स्काई, ठीक है ना। तो ये आपस में राइम कर रही है इसी को, और इस तरह से जो पैटर्न बनता है ना कि ये दोनों साउंड्स आपस में राइम कर रही हैं दोनों लाइंस के, तो इनको हम ए का नाम दे देते हैं। फिर जो तीसरी और चौथी वर्ड्स है उनके जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स के जो एंड वाली साउंड्स है वो राइम कर रही हैं, तो उनको हम बी का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? राइमिंग स्कीम कहते हैं, क्योंकि इस तरह से वो इस साउंड के पैटर्न को यूज़ कर रहा है अपनी पोइम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, और आसानी से हम इसको मेमोराइज़ भी कर सकते हैं, ठीक है, और सुनने में भी अच्छी लगती हैं। और ये पोइम्स इस तरह से इन राइमिंग स्कीम्स की वजह से क्या होता है कि पढ़ने में भी अच्छी लगती हैं और सुनने में भी अच्छी लगती हैं और जल्दी से मेमोराइज़ भी हो जाती हैं, और एक पैटर्न साउंड का आपको मिलता है जो पोइट्री को ओवरऑल कितना इंटरेस्टिंग बना देता है। 7 नंबर पे हमारे पास है मीटर। तो मीटर किस चीज़ से बनता है और मीटर का मकसद क्या होता है पोइट्री में? बेसिकली मीटर जो है वो रिदम क्रिएट करता है, ठीक है, और मतलब पोइट्री की जो लाइन होती है, पोइट्री की जो वर्ड्स होती है उसमें रिदम क्रिएट करता है। और मीटर बनता किस चीज़ से? नंबर ऑफ़ बीट्स से, मतलब कि आपको बीट्स का कॉम्बिनेशन मिलेगा, ठीक है, उससे मीटर बनता है। अब आप ये देखेंगे कि बीट्स किसे कहते हैं? बेसिकली स्ट्रेस और नॉन स्ट्रेस जो सिलेबल्स होते हैं उनको बीट्स कहते हैं, ठीक है।
और किस तरह से उनकी अरेंजमेंट आ रही होती है, उससे मिलके क्या बनता है, मीटर आपका बनता है। तो आयम्बिक पेंटामीटर एक प्राइमरी एग्जाम्पल है, ठीक है। और ये मीटर बहुत ज़्यादा पोइट्री में, इंग्लिश पोइट्री में यूज़ किया जाता है। तो इसी के मैंने एग्जाम्पल ली है आयम्बिक पेंटामीटर की, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने विलियम शेक्सपियर की जो सोनेट 18 है उसकी एक वर्स ली है, उसको देखें ज़रा। शैल आई कंपेयर दी टू आ सम मर्स डे, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको एक लाइन में आपको 5 पेयर्स मिल रहे हैं, ठीक है। 5 पेयर्स किसके, स्ट्रेस और नॉन स्ट्रेस सिलेबल्स के, या 5 पेयर्स आपको मिल रहे हैं किसके, बीट्स के, ठीक है। और इस अरेंजमेंट से अगर आपके सिलेबल्स आ रहे होते हैं ना, तो उसी से पोएम में क्या, या एक वर्स में क्या, एक रिदम क्रिएट होता है, ठीक है। तो उसको हम किस तरह से, ये पैटर्न आ रहा होता है, किस तरह से स्ट्रेस और नॉन स्ट्रेस सिलेबल्स का पैटर्न आ रहा होता है, उसी को हम मीटर कहते हैं। सेसूरा किसे कहते हैं, 8 नंबर पे हमारे पास सेसूरा है। सेसूरा इज़ अ मेट्रिकल पोज या ब्रेक को कहते हैं, जो एक वर्स में आ रहा होता है। और वो ब्रेक कहाँ पे आएगा, मोस्ट कॉमनली यही होता है कि वो ब्रेक आपको एक वर्स के बिल्कुल दरमियान में मिले, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है कि वेयर वन फ्रेज एंड्स अनदर फ्रेज बिगेंस, मतलब एक फ्रेज जहाँ पे ख़त्म होती है और दूसरी फ्रेज शुरू होती है, वहीं दरमियान में करके आपको ये ब्रेक, ये पॉज मिलता है, ठीक है। और इसको सेसूरा कहते हैं। और अब इस जो पोज, ये पोज है जो ब्रेक है, तो इसको डिनोट हम किस सिंबल से करेंगे, तो आप पीरियड भी यूज़ कर सकते हो, मतलब फुल स्टॉप, कॉमा, डैश, टिक, या फिर 2 लाइंस वो स्लैश्ड हों या फिर अपराइट लाइंस हो, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक वर्स ली है, हैमलेट से ली है, जो कि शेक्सपियर का एक फेमस प्ले है, ठीक है। टू बी और नॉट टू बी, डेट इज़ द क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए टू बी, यहाँ पे आपको एक पॉज नज़र आएगा, ठीक है। ये मेट्रिकल पॉज है, एक ब्रेक है, इसको कोमा से शो करवाया गया है। और नॉट टू बी, फिर यहाँ पे फिर वो पॉज ले रहा है, ठीक है। और इसको यहाँ पे डैश से शो करवाया गया है, डेट इज़ द क्वेश्चन, फिर उसने अपनी बात को कंटिन्यू किया। यहाँ पे पॉज, पहले यहाँ पे पॉज लिया, फिर यहाँ पे पॉज लिया। तो ये पॉज आपका क्या कहलाता है, एक मेट्रिकल पॉज होता है, एक ब्रेक होता है, ठीक है, जो पोएट ले रहा होता है, और कि फिर इस तरह से अपनी वो बात को कंटिन्यू करता है, डेट इज़ द क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको सेसूरा कहते हैं। 9th नंबर पे हमारे पास रेपिटेशन है। अब यहाँ पे किस चीज़ की रेपिटेशन हो रही है, वो कह रहा है कि द यूज़ ऑफ द सेम वर्ड और फ्रेज मल्टीपल टाइम्स टू एम्फसाइज एन आइडिया। आपको पोएम में या एक लाइन में भी आपको सम टाइम जो है वो एक ही वर्ड बार बार रिपीट होता हुआ नज़र आता है, ठीक है। वो अब रिपीट करने का मकसद क्या होता है कि उस आइडिया पर फोकस करना, मतलब पोइट का ये मकसद होता है कि उस आइडिया को एम्फसाइज़ किया जाए, उसकी अहमियत का एहसास दिलाया जाए, इसलिए वो बार बार रेपिटेशन कर रहा होता है कुछ वर्ड्स की या फ्रेजेस की, ठीक है, कई टाइम कर रहा होता है। उसी को जब उन वर्ड्स के फ्रेजेस की रेपिटेशन करता है कई मरतबा, एक लाइन में, फिर दूसरी लाइन में, फिर तीसरी लाइन में, तो उसको रेपिटेशन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और यहाँ पे क्या है, एक लाइन में फिर दूसरी लाइन में आपको वही वर्ड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। रेपिटेशन हो रही है ना, पहली लाइन में भी आपको वर्ड्स मिल रहे हैं, फिर वही वर्ड्स आपको दूसरी लाइन में भी मिल रहे हैं। अब इस तरह से वो क्या करना चाह रहा है, वो हमें एक आइडिया की तरफ जो है वो फोकस करवाना चाह रहा होता है हमारा, ठीक है। उस एक आइडिया को एम्फसाइज़ करना चाह रहा होता है, इसलिए वो बार बार ये एंड माइल्स को भी बाजू का ये भी होता है ना कि हम अपनी बात को जिस बात को हम बहुत ज़्यादा फोकस करना चाह रहे होते हैं, एम्फसाइज़ करना चाह रहे हैं, उसकी अहमियत का बताना चाह रहे होते हैं, तो हम उसको रिपीट करते हैं, उसी को ही रेपिटेशन कहते हैं। उस 10th नंबर पे हमारे पास सिमिली है। तो एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें आप कंपेयर करते हो टू डिफरेंट थिंग्स को, ठीक है, लेकिन इनडायरेक्ट आपका कंपैरिजन होता है, मतलब कि आप उनको इनडायरेक्टली कंपेयर कर रहे होते हो, किन वर्ड्स का सहारा लेके, लाइक और एज का सहारा लेके। तो आपने याद रखना है कि कंपैरिजन हो रहा है दो चीज़ों का जो टोटली डिफरेंट है, और कंपैरिजन आपका इनडायरेक्टली हो रहा है क्योंकि आप सहारा ले रहे हो लाइक का और एज का, उसको सिमिली कहते हैं। एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा। हर स्माइल इज़ एज ब्राइट एज द सन, मतलब कि उसकी स्माइल को सन के साथ कंपेयर किया गया है, ठीक है, और उसके लिए वर्ड एज का इस्तेमाल किया गया है, एज का सहारा लिया गया है, तो कंपैरिजन हुआ, इसलिए जो ये आपका कंपैरिजन इनडायरेक्ट है, ठीक है। और और उसकी स्माइल और सन ये टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद शी स्विम्स लाइक अ फ़िश, कि वो मछली की तरह तैरती है। तो यहाँ पे भी उसने लाइक का सहारा लिया है वर्ड का, ठीक है, लाइक वर्ड का सहारा लेके उसने कंपैरिजन किया है उसकी
जो स्विमिंग की एबिलिटी है उसको उसने फ़िश की स्विमिंग एबिलिटी के साथ कंपेयर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि उसने इनडायरेक्टली कंपैरिजन किया है उसकी स्विमिंग और फ़िश की स्विमिंग के दरमियान में। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, यही आपका सिमिली कहलाता है। 11 नंबर पे हमारे पास मेटाफर है। मेटाफर भी एक फिगर ऑफ स्पीच होता है। इसमें आप दो चीज़ों को जो टोटली डिफरेंट होती हैं उनको कंपेयर कर रहे होते हैं। तो लेकिन जो डिफरेंस होता है ना सिमिली और मेटाफर में, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का होता है कि यहाँ पे आप कंपैरिजन कर रहे हो, लेकिन कंपैरिजन आपका कैसा है, डायरेक्ट कंपैरिजन है। आप डायरेक्टली उनको कंपेयर कर रहे हो उन चीज़ों को, इसलिए इसको मेटाफर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लाइक और एज का आप सहारा नहीं ले रहे हो, इनको यूज़ नहीं कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे द सन इज़ अ ग्लिमिंग पर्ल, तो यहाँ पे आपने क्या कहा है कि सूरज एक चमकता हुआ मोती है। तो आपने ये नहीं कहा कि सन एक चमकते हुए मोती की तरह है, आपने डायरेक्ट उसको ये मोती ही कह दिया है सन को, इसलिए ये डायरेक्ट कंपैरिजन है। आइज़ आर द विंडोज़ टू द सोल, के आंखें जो है वो हमारी रूह की क्या होती हैं, विंडोज़ होती हैं। ये नहीं कहा कि विंडोज़ की तरह होती हैं, बल्कि डायरेक्ट कह दिया है। ठीक है, इसलिए आइज़ को यहाँ पे विंडोज़ के साथ डायरेक्ट कंपेयर किया गया है, इसलिए ये कंपैरिजन आपका कौन सा क्या कहलाता है, ये कंपैरिजन आपका मेटाफर कहलाता है। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है पर्सोनिफिकेशन किसे कहते हैं। पर्सोनिफिकेशन मीन्स गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज़ टू समथिंग दैट इज़ नॉट ह्यूमन, मतलब कि ह्यूमन क्वालिटीज़ देनी है और किसी ऐसी चीज़ को देनी है जो ह्यूमन ना हो। कोई भी वो चीज़ हो सकती है, मतलब कि आप पर्सोनिफिकेशन यूज़ कर सकते हो जब आप नेचर के बारे में बात करो, जब आप एवरीडे ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करो, एनिमल्स के बारे में बात करो, प्लांट्स के बारे में बात करो, या किसी भी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के बारे में बात करो या कंसेप्ट के बारे में बात करोगे। ठीक है ना, तो आप ह्यूमन क्वालिटीज़ जब इसको दे रहे होते हो, तो आप उसको क्या कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ कर रहे होते हो, आप पर्सोनिफिकेशन यूज़ कर रहे होते हो। ठीक है, तो द एग्जाम्पल देखें, द ट्रीज डांस प्लेफुली इन द रेन। यहाँ पे ट्रीज़ हैं, आपको पता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये ह्यूमंस तो नहीं है, तो ये डांस करने की जो एबिलिटी है ये किसकी है, ये ह्यूमन क्वालिटी है। ठीक है ना, तो ह्यूमन क्वालिटी जो थी वो यूज़ की गई है प्लांट के लिए, तो इसलिए ये क्या है, आपका पर्सोनिफिकेशन है। 13 नंबर पर हमारे पास है ओनोमोटोपिया। ओनोमोटोपिया किसे कहते हैं, आपको पता है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, ये जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये जिनको इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, ये थिंग्स कहते हैं, उन सब की साउंड्स होती हैं। ठीक है, मतलब लोग भी ये साउंड्स पैदा करते हैं, एनिमल्स भी, बर्ड्स भी। ठीक है, और जितने भी हमारे गैर जानदार चीज़ें होती हैं, ठीक है, मतलब कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स होती हैं, वो सारी चीज़ क्या पैदा करती हैं, आवाज़ें पैदा करती हैं। उन आवाज़ों के लिए भी वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स को ओनोमेटोपिया कहते हैं। ठीक है, जैसे द बीज बर्स्ट, अब मक्खियों के, मतलब शहद की मक्खियों की जो बीन बनाने की आवाज़ होती है ना, उसके लिए बर्स्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, इसको हम ओनोमेटोपिया कहते हैं। इस तरह से द लीव्स रसल्ड, तो रसल्ड क्या है, सरसराना। ठीक है ना, जो सरसराहट की आवाज़ आती है हमें पत्तों से, उसको कहते हैं। तो अब ये देखिए, पत्तों के जो मूव करने की आवाज़ होती है, उस आवाज़ के लिए जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है उसको हम कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 14 नंबर पे ऑक्सीमोरॉन है। ऑक्सीमोरॉन किसे कहते हैं, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें ऐसे दो वर्ड्स को कंबाइन किया जाता है जिनके मीनिंग आपस में क्या होते हैं, टोटली ऑपोजिट होते हैं, और आप पहले पढ़ के थोड़ा कंफ्यूज होते हो, लेकिन फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता आपको थोड़ा सा आइडिया जो भी है उसका जो डीप मीनिंग है, ये जो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए उनके डीप मीनिंग आपको समझ में आते हैं। ठीक है, पार्टिंग इज़ सच स्वीट सोरो, तो यहाँ पे पहले जब हम पढ़ते थे हम कहते स्वीट सोरो, सोरो कैसे स्वीट हो सकता है, मतलब दुख कैसे स्वीट हो सकता है, वो अच्छा कैसे हो सकता है। ठीक है, लेकिन फिर जब आप थोड़ा सा डीपली पढ़ते हो ना इस लाइन को, इसके जो कंटेक्चुअल मीनिंग उसको जानने की कोशिश करते हो, तो फिर आप समझते हो कि नहीं, हाँ, मतलब कोई ना कोई कॉन्सेप्ट तो बनता है, मीनिंग तो इन दोनों का, इन वर्ड्स का बनता है, बेशक ये दोनों टोटली ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स हैं। ठीक है, इसी तरह से इट इज़ एन ओपन सीक्रेट, अब वो कह रहा है कि सीक्रेट है तो ये ओपन कैसे हो सकता है, मतलब कि टोटली दोनों ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स को कंबाइन किया गया है। तो अब वो सीक्रेट है जो हम सपोज कर रहे होते हैं कि किसी को नहीं पता आता, लेकिन पता होता। ठीक है, उसी इस ऐसी सिचुएशन के लिए उसने क्या किया हुआ है कि जो चीज़ सबको पता होती है लेकिन हमें लग रहा होता है या हम सपोज कर रहे होते हैं, जो लोग सपोज कर रहे होते हैं कि ये तो किसी को नहीं पता, उसके लिए उसने ओपन सीक्रेट का वर्ड इस्तेमाल किया है। ठीक है,
15 नंबर पे हमारे पास है हाइपरबोले। हाइपरबोले किसे कहते हैं? ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन होती है, जिसमें बढ़ा चढ़ा के बात की जाती है, ठीक है। या कोई ऐसा आपका क्लेम होता है जिसमें आप बहुत ज़्यादा हद तक आगे बढ़ जाते हो। तो ये इफ़ेक्ट के लिए, ठीक है, एक असर डालने के लिए, अपनी बात में एक वज़न पैदा करने के लिए आप यूज़ करते हो। लेकिन आप उस स्टेटमेंट को आप कभी भी लिटरली नहीं ले सकते, उसका लिटरली मीनिंग तो कुछ और बनेगा, ठीक है ना। तो अपने वैसे बहुत से वर्ड्स हमारे मुंह से निकलते हैं, सेंटेंसेस निकलते हैं, बातें निकलती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन होती है, ठीक है, बढ़ा चढ़ा के हम बात करते हैं। तो वो बेसिकली क्या कहलाता है? आपका हाइपरबोले कहलाता है। अब यहाँ पे देखो, आई एम सो टायर्ड दैट आई कुड स्लीप फॉर अ वीक, कि मैं इतना थका हुआ कि मैं एक हफ्ते के लिए सो सकता हूँ। ऐसे बहुत से सेंटेंस हमारे मुंह से निकलते हैं, ठीक है। मैंने आपको, जैसे हम किसी से बात करते हैं तो कहते हैं मैंने 1000 मरतबा आपसे कहा है, तो 1000 मरतबा थोड़ी आप कहते हो, आप तो सिर्फ अपनी बात को एम्फोसाइज करने के लिए, उसका एक इफ़ेक्ट डालने के लिए आप ये यूज़ कर रहे होती हो, ठीक है। पैराडॉक्स। अब पैराडॉक्स किसे कहते हैं? एक ऐसी स्टेटमेंट होती है, एक सिचुएशन होती है जो हो सकता है ट्रू भी हो, लेकिन जब उसको आप पढ़ते हो ना, तो उस टाइम आपको वो इम्पॉसिबल लग रही होती है और उसको समझना भी आपके लिए मुश्किल होता है, ठीक है। क्यों हो रहा होता है? वो कह रहा है कि क्योंकि इसमें दो ऑपोजिट फैक्ट्स को इकट्ठा ला के रख दिया जाता है, तो इसलिए यही चीज़ हमें कंफ्यूज करती है और समझने में मुश्किल भी होती है और हमें इम्पॉसिबल भी लग रही होती है। लेकिन फिर हम थोड़ा सा डीपली पढ़ते हैं, उस आइडिया को समझने की कोशिश करते हैं, तो फिर हम लगता है कि हाँ यार, ये बात सच भी हो सकती है, ठीक है। जैसे आई मस्ट बी क्रूअल टू बी काइंड, ये पहली एग्जाम्पल देखें, तो वो कह रहा है कि मुझे क्रूअल होना पड़ेगा काइंड होने के लिए। तो अगर किसी रूलर की बात करें, तो वो अगर रूल रेगुलेशंस के ज़रिए से अपनी सोसाइटी को जो है वो बेहतर करने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है, उनको लाइन पर लाने की कोशिश कर रहा होता है, तो उस टाइम वो हमें बड़ा क्रूअल लग रहा होता है कि यार बहुत ज़ालिम है, बहुत इतनी सख्तियाँ की हुई हैं ये। लेकिन उन सख्तियों के पीछे, उसके क्रूअल होने के पीछे उसका मकसद बेसिकली आपकी भलाई होती है। तो उस लिहाज से तो वो आपके लिए काइंड ही हुआ है ना। तो इसलिए जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन बाद में हमें इसकी समझ आती है। ऑल आई नो इज़ दैट, मतलब कि जितना कि मैं जानता हूँ ना, वो ये है कि मैं कुछ नहीं जानता। तो यहाँ पे भी आप कहते हो कि एक तो कहता है कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ, फिर कहता है कि मैं कुछ नहीं, मतलब जितना आप जानते चले जाते हो ना, उतना आपको एहसास होता है कि यार मैं तो कुछ नहीं जानता, मतलब कि इल्म का दरिया इतना बड़ा है। तो उसमें तो आपका पढ़ना, ठीक है, आपका जाना तो सिर्फ एक कतरे के बराबर है। तो 17 नंबर पे हमारे पास है इमेजरी, ठीक है। इमेजरी बेसिकली डेस्क्रिप्टिव लैंग्वेज को कहते हैं, जो हमारी 5 सेंसेस को अपील करती हैं, मतलब साइट को, हमारी स्मेलिंग को, हमारी टेस्ट को, ठीक है, हमारी हियरिंग को, हमारी टच को, हमारी 5 सेंसेस को, मतलब जो लैंग्वेज अपील करेगी उसको हम डेस्क्रिप्टिव लैंग्वेज कहते हैं। और इन मतलब ऐसी लैंग्वेज को यूज़ करने का मकसद क्या होता है? ये होता है कि जिस भी चीज़ के बारे में या जिस भी सिचुएशन के बारे में बात की जा रही होती है ना, उसका एक इमेज, उसकी एक पिक्चर क्रिएट करना होता है अपने रीडर के माइंड में, ठीक है, ताकि वो हमेशा उसको याद रहे। तो यहाँ पे सेंटेंस देखें, द क्रिम्सन पेटल्स ले स्कैटर्ड अक्रॉस द कोल्ड वाइट मार्बल लाइक ड्रॉप्स ऑफ ब्लड ऑन अ फॉलन स्नो। तो यहाँ पे उसने एक सीन क्रिएट किया है, और वो सीन आप जैसे ही मैंने लाइन पढ़ी है ना, तो वो इमेज आपके माइंड में आ गया होगा। तो वो कह रहा है कि जो क्रिम्सन पेटल्स हैं, क्रिम्सन मतलब जो डीप डार्क कलर रेड का होता है ना, उसके लिए उसने क्रिम्सन का वर्ड इस्तेमाल किया। मतलब डीप डार्क रेड कलर के जो पेटल्स हैं वो इस तरह से बिखरे हुए हैं। कहाँ पे बिखरे हुए हैं? वाइट स्नो पे, स्नो ज़मीन पे बिखरी हुई है, उसके ऊपर ये पेटल्स अगर गिर जाएं तो वो बिल्कुल कैसे दिखाई दे रहे होते हैं? जैसे लाइक ड्रॉप्स ऑफ ब्लड की तरह दिखाई दे रहे होते हैं, जैसे खून के कतरे वहाँ पे भी किसी ने बिछा दिए हों, ठीक है ना। इसके लिए उसने ये और पूरा पढ़ने के बाद आपके माइंड में एक इमेज क्रिएट हो गया होगा। 18th नंबर पे हमारे पास आयरनी है। तो आयरनी बेसिकली एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें वर्ड्स को कुछ इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि उनके इंटेंडिंग मीनिंग एक्चुअल मीनिंग और लिटरल मीनिंग से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। मतलब कि हमारी बात कहने का मकसद कुछ और होता है, ठीक है, लेकिन हमारे वर्ड्स के अगर लिटरल मीनिंग की तरफ हम देखें तो वो कुछ और बन रहे होते हैं, ठीक है। जैसे वाटर वाटर एवरीवेयर एंड ऑल द बोट्स डिड श्रिंक, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। तो लाइन पढ़ने में हमें लग रहा है मतलब हर जगह पानी है, पानी है, पानी है, ठीक है ना।
लेकिन वो कह रहा है कि आयरनी तो इसमें ये है, मतलब कि लिटरल मीनिंग तो यही लग रहा है कि हर जगह पानी 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 है, लेकिन जब हम सोचते हैं ना तो वो कहते हैं पानी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पीने के लिए एक कतरा भी अवेलेबल नहीं है। तो यही आयरनी है, ठीक है ना। मतलब कि जो वर्ड्स आपको लिटरल मीनिंग दे रहे होते हैं ना, तो बाज़ोकात राइटर का या पोइट का जो इंटेंडेड मीनिंग होता है उन वर्ड्स को यूज़ करने का, वो डिफरेंट होता है इन वर्ड्स के लिटरल मीनिंग से, और उसी को ही आयरनी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आयरनी जिसे कहते हैं ना, डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड अपीयरेंस एंड रियलिटी। जो चीज़ें जैसे दिख रही होती हैं लेकिन उनकी रियलिटी कुछ और होती है। 19 नंबर पे हमारे पास सिम्बोलिज़म है। सिम्बोलिज़म किसे कहते हैं? वो कहते हैं इज़ द यूज़ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करना, किसी भी पर्सन को या किसी भी सिचुएशन को या किसी भी वर्ड को इस्तेमाल करना किसी आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, या किसी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, या किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए लिटरेचर में, ठीक है ना। तो उसको हम कहते हैं सिम्बोलिज़म। जैसे टू रोड डाइवर्स इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, तब रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइम है रोड नॉट टेकन से ये लाइंस ली गई हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें टू रोड्स, तो टू रोड से मुराद ये दो रोड्स की बात नहीं हो रही, ठीक है, बल्कि टू रोड से मुराद वो टू चॉइसेस की बात कर रहा है। तो यहाँ पे टू रोड्स क्या है, ये एज अ सिंबल के तौर पे यूज़ किए गए हैं, ठीक है ना। तो यही सिम्बोलिज़म, इसी को ही कहते हैं, इसी आइडिया को सिम्बोलिज़म कहते हैं। किसी आइडिया को प्रेजेंट करने के लिए आप वर्ड्स का सहारा लेते हो, वो वर्ड्स जो किसी चीज़ का भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए वो कह रहा है कि टू वर्ड्स बेसिकली ऐसी सिचुएशन को कहते हैं, ठीक है, या जहाँ पे हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं और हमें उनमें से किसी एक को चूज़ करना होता है, किसी एक पे हमें किसी एक को फॉलो करना होता है। तो इसलिए आपने समझना है कि जब बहुत सी चीज़ों को, बहुत से पर्सन्स को, बहुत सिचुएशन को आइडिया की रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसी को सिम्बोलिज़म कहते हैं। जैसे बहुत से कलर्स हैं, उनकी कई अलग से रिप्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। 20 हमारे पास है एंजाइममेंट। एंजाइममेंट किसे कहते हैं? वो कहते हैं इज़ अ पोइटिक डिवाइस होती है कि वेयर वन सेंटेंस और फ्रेज़, मतलब कि जहाँ पे एक सेंटेंस और फ्रेज़ और थॉट कंटिन्यूस फ्रॉम वन लाइन ऑफ पोइट्री टू द नेक्स्ट विदाउट अ पॉज और टर्मिनल पंक्चुएशन के बगैर। मतलब कि वो कह रहा है कि आपका एक सेंटेंस या आपकी एक फ्रेज़ वो दूसरी लाइन पे जंप कर जाती है, ठीक है, या आपकी एक थॉट दूसरी लाइन पे चली जाती है बग़ैर पॉज लिए, मतलब कि आप कोई पॉज नहीं लेते, कोई फुल स्टॉप, कोई पीरियड, कोई मार्क नहीं आता किसी भी किस्म का, और आप एक लाइन से दूसरी लाइन पे शिफ्ट हो जाते हो, मतलब कि पोइट्री की लाइन जो है वो दूसरी चली जाती है, मतलब सेंटेंस कंप्लीट हुए बगैर ही वहाँ दूसरी लाइन पे चला जाता है, तो उसको एंजाइममेंट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें आई शैल नेवर सी आ पोएम, ठीक है, एज लवली एज अ ट्री। अब यहाँ पे आपको पता है आई सी आ पोएम, यहाँ पे बात ख़त्म नहीं हुई थी, और किस तरह से अगली जो है वो लाइन पे आपकी बात चलेगी, आपका आइडिया चला गया, आपकी फ्रेज, आपका सेंटेंस चला गया, इसी को कहते हैं एंजाइममेंट। सो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड हुआ। लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।